हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग हमारा ये टेस्ट नंबर 3 है और ये इतिहास का ही है और इसमें हम लोग क्लास 9, 10 और 11 के कुछ पोर्शन करेंगे। 9 का जो पिछले टेस्ट में बचा हुआ कुछ पोर्शन था उसको कंप्लीट करेंगे। इसके पास 10 पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें और 11 का कुछ सेक्शन जो है कंप्लीट होगा। तो पहले की तरह इसमें कितने तो 100 प्रश्न है, जिसमें से 80 प्रश्न आपको सब्जेक्ट से मिलेंगे यानी कि इतिहास सब्जेक्ट से मिलेंगे और जो 20 प्रश्न है वो 20 प्रश्न आपको करंट अफेयर से मिलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जनवरी का लगभग करंट हो जाएगा 21 दिन का। ठीक, फिर दूसरे सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जब एक और होगा इतिहास का, जिसमें 11 और 12 का होगा। कुल मिलाकर के हमारा इतिहास तब पोर्शन ख़त्म हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं होगा, दोबारा भी इतिहास का आएगा। ठीक है ना, तो जो अभी जो हमारा मेन लग रहा है सेक्शनल वाइज उसमें करते जा रहे हैं। फिर एक होल आएगा जिसमें 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ कवर करके करेंगे, तो उसमें भी नए प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बार बार जो हमारा क्या होगा टॉपिक रिवीजन में आएगा। करीब 25-30 जो है हम लोग सेट करेंगे डेली बेसिस पे। कोशिश कर रहे हैं कि डेली बेसिस पे करें। ठीक है, और जो व्याख्या हम कर रहे हैं उस व्याख्या में पूरा डिटेल दे रहे हैं। ठीक है ना, जो क्वेश्चन के इर्द गिर्द के चारों तरफ का हो सकता है जितना भी कवर करने का कोशिश कर रहे हैं कम से कम टाइम में। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो जो पहला प्रश्न है इसमें उसमें कह रहा है कि औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे। तो देखिए, जंगल काटने के तो बहुत सारे कारण थे कि एक जंगल तो कृषि भूमि बढ़ाने के लिए भी काटा जा रहा था, जिसमें आदिवासियों को बढ़ाया जा रहा था, आदिवासियों को उसमें बसाया जा रहा था, जैसे संथाल वगैरह सब क्षेत्रों में, छोटा नागपुर पठारों में। लेकिन जब शाही नौसेना के लिए जो है इंग्लैंड में जो जंगल हुए थे वो समाप्त हो गए, लुप्त होने लगे। जो बलूत के ओक के जंगल होते थे वहाँ पे, जिसको हम लोग बलूत भी कहते हैं, तो वो जब समाप्त होने लगे तो अंग्रेज़ क्या किए कि जो भारत में है वहाँ भी जंगल काटने शुरू कर दिए। तो भारत में जो जंगल की कटाई हुई सबसे पहले इसी कारण से शुरू हुई। ठीक है, तो पहला जो कथन है इसमें कि शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, तो ये कथन क्या है, सही है। वहाँ पे शाही नौसेना के लिए जो है लकड़ी की आपूर्ति के लिए जो है जंगल काटने शुरू हुए। इसके बाद रेल लाइनों, जब रेल का प्रसार होने लगा तो एक नई तरह की मांग भी भारत में बढ़ने लगी, क्योंकि रेलवे निर्माण में जो है लकड़ी का उपयोग किया जाता है। क्योंकि पटरियों के बीच में जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसके बीच में जो स्लीपर दिए जाते थे, ये नीचे में स्लीपर, तो ये स्लीपर बिछाने के लिए जो है लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सीटों में, ट्रेनों में, तो इस तरीके से लकड़ी का बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे थे रेलवे में। तो उसके लिए जो है क्या हुए, जंगलों की कटाई शुरू हुई। तो ये भी कारण सही है। व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए, तो ये भी सही है, क्योंकि जब चाय कॉफ़ी का और रबर का जो है मांग बढ़ने लगी तो उसके लिए बागान बनाए जाने लगे चाय के बागान के लिए। तो जंगलों को काट काट कर वहाँ पे जो है पहाड़ों पे चाय के बागानों को बनाए जाने लगे, तो इसके लिए भी जंगलों की कटाई हुई। ठीक है, तो हमारा तीनों ही कथन इसमें सही हो जा रहा है। ठीक, चलिए तो दूसरे कथन पे आते हैं, हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई। तो भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है वो 1864 में की जाती है। और किसके काल में की जाती है, देखिए जब जंगल का उत्पादन जो है से हमें फ़ायदा लेना था, हमें मतलब अंग्रेज़ों को। ठीक है, तो जंगल क्या किए, तो जंगलों की संरक्षण करने के लिए कि ताकि जो है उसको युक्त ही उपयोग किया जा सके और अंधाधुंध उपाय कटाई न हो व्यापारियों के द्वारा। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं कि एक जर्मन वन वैज्ञानिक होते हैं उस समय थे, उसका नाम था डाइटरिच। तो डाइटरिच बैंडिंग नाम था, डाइटरिच बैंडिंग। ठीक है, तो उनको बुलाता है और उनको जो है वहाँ पे महानिदेशक वन का जो है महानिदेशक नियुक्त कर देता है, डायरेक्टर नियुक्त कर देता है। और उसी के नेतृत्व में भारतीय वन सेवा की स्थापना की जाती है 1864 में। ठीक, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है किस वर्ष की गई, तो 1864 में की गई। ठीक है ना, और ये इसके कारण थे। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कह रहा है कि कथन इसमें कि इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुई। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। तो इसका जो उत्तर है वह केवल 2 जो है यह सही होगा। ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने जंगल का जो है बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक उपयोग करने के लिए जो है बहुत प्रयास किया। उसी के अंतर्गत जो है उन्होंने क्या किया कि इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना करता है। 1906 में वह करता है। ठीक है। और देहरादून में ही करता है। तो 1905 में नहीं, 1906 में देहरादून में करता है। तो इसीलिए ये कथन गलत हो जा रहा है। ठीक है। और इस पद्धति में यहाँ जो पद्धति का उपयोग किया जा रहा था उस पद्धति को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक वानिकी कहते थे, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता था। ठीक है। और जो सबसे अच्छे और सुरक्षित जंगल होते थे उसको आरक्षित वन में वहाँ पे रखा जाने लगा उसी समय से। ठीक है। तो दूसरा कथन क्या है, सही है। केवल 2 इसके उत्तर होंगे। तो चौथे प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया, गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि ही इन जंगलों से ले सकते थे। ठीक। देखिए पहला कथन तो इसमें सही है कि जंगल को जो है 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया, एक आरक्षित श्रेणी, एक सुरक्षित श्रेणी और एक ग्रामीण श्रेणी। ठीक है। 1865 में ही जो है वन अधिनियम लाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। और लागू किया जाता है। इसमें 2 बार संशोधन किया जाता है, एक 1878 में और दूसरा संशोधन होता है 1927 में। ठीक है। तो ये जो संशोधन है कि इसमें 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया था, ये 1878 का ही संशोधन है। और इसी संशोधन में जो है जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। ठीक है। तो ये कथन तो सही है। करेक्ट। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा जाता है, इतना सही है। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि इन जंगलों से ले सकते थे। नहीं, आरक्षित वन से जो है गांव वाले कोई भी किसी भी प्रकार की लकड़ी जो है नहीं लिया जा सकता था। सभी प्रकार के उसमें वनों पर क्या था, प्रतिबंध लगाया था। केवल जो है वह सुरक्षित एवं ग्रामीण से ही वह जो है औषधि या फिर लकड़ी इकट्ठे कर सकते थे, सूखी लकड़ी वगैरह सब। तो इसीलिए ये कथन क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं। ठीक है। तो केवल एक जो है इसमें सही है। आते हैं 5वें नंबर पे। 5वां कह रहा है कि झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। ठीक है। तो झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का कह रहा है कि झूम खेती को किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है उसका मिलान करना है। देखिए लादिंग कहाँ माना जाता है, ये मध्य अमेरिका में उसको लादिंग कहा जाता है झूम खेती को। ठीक ना, दक्षिण पूर्व एशिया में कहा जाता है। ठीक है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में कहा जाता है लादिंग, दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग कहा जाता है झूम खेती को। और मिल्पा जो कहा जाता है वो अफ्रीका में कहा जाता है। तो ये इसका सामने दिया हुआ है, मिल्पा अफ्रीका में कहा जाता है झूम खेती को। और चितमेन जो है, एक मिनट माफ़ करिएगा। ठीक है, माफ़ करिएगा, मिल्पा अफ्रीका में नहीं मध्य अमेरिका में कहा जाता है। ठीक है। मिल्पा जो है वो मध्य अमेरिका में कहा जाता है और चितमेन जो है वो अफ्रीका में कहा जाता है। चितमेन अफ्रीका में कहा जाता है। चेना श्रीलंका में कहा जाता है। ठीक है। चेना कहाँ कहा जाता है, तो श्रीलंका में कहा जाता है। ठीक है। तो लादिंग दक्षिण पूर्व एशिया में झूम खेती का ही नाम है और मिल्पा जो है वह मध्य अमेरिका में, चितमेन जो है वह अफ्रीका में और चेना जो है वह श्रीलंका में कहा जाता है। ठीक। तो ये इसके होगा तो DCBA, तो तीसरा जो है इसका उत्तर हो जा रहा है। ठीक है। छठे प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है यूरोपीय वन रक्षक घुमंतु खेती के विरुद्ध क्यों थे। ठीक है। तो कह रहा है घुमंतु खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। ये सही है। घुमंतु खेती में क्या होता था कि जो इमारती लकड़ी है वो भी कट जाते थे, क्योंकि वहाँ पे उसको खेती करना होता था घूम कर। तो इमारती लकड़ी जो है, जो इसका उपयोग इमारती में किया जाता है, इमारतों के बनाने में किया जाता था, तो इसके लिए जो है वो कठिनाई थी, दिक्कत थी। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसमें जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था। ये भी कथन सही है। और लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। ठीक है। क्योंकि एक जगह पे तो वो रहता नहीं था, तो उससे लगान भी नहीं वसूल किया जा सकता। तो ये तीनों ही कारण क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है।
7वें प्रश्न पे आते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए, है ना। तो देखिए, पहला कथन कह रहा है इसमें कि वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई। ठीक है, तो ये कथन सही है। इजारेदारी मतलब ठेका, तो वन व्यापार की जो ठेका है वह यूरोपीय कंपनियों को सौंप दी गई। इसलिए इससे क्या हुआ कि यूरोपीय व्यापार जो है वह पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। वन का व्यापार पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में चला गया। ठीक है, और इससे ब्रिटिश सरकार को कई बड़ी यूरोपीय कंपनियों को जो है यहाँ पर जो है इजारेदारी व्यवस्था सौंपने को मौका मिला। और स्थानीय लोग जो थे, जो शिकार और पशु चराने के लिए उस पर क्या कर दिया गया, चराते थे, उस पर बंदिशें लगा दी गई, रोक लगा दी गई बहुत सारी चीज़ों पर, व्यापार पर, आने जाने पर जंगलों में। ठीक है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरावा, कराचा और यूरुकुला जैसे अनेक चरवाहे जो घुमंतू समुदाय थे, और उसने जो है अपनी जीविका से उनको क्या कर दिया, हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया, क्योंकि यही उनकी जीविका थी। ठीक है, तो इन सब को क्या कहने लगा, उसके बाद इन सब को जो है अपराधी कबीले कहने लगा। कहा कि ये जन्मजात क्या है, अपराधी हैं। इस जाति के सभी इस समुदाय के जो भी लोग होते हैं वो क्या है, अपराधी नेचर के होते हैं, ऐसा अंग्रेजों के द्वारा कहा जाने लगा। ठीक है, और इसको जो है वह खदानों में, फैक्ट्रियों में जो है काम करने पर मजबूर कर दिया गया, क्योंकि जीविका के लिए तो कार्य करना ही था। तो जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वन व्यापार की इजारादारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई, तो ये कथन सही है। दूसरा कह रहा है स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशु चराने पर बंदिश लगा दी गई, ये भी सही है। और कुछ घुमंतू समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए, तो तीनों ही कथन क्या है, सही है। जब यूरोपीय कंपनियाँ आएगी तो यहाँ के जो नेटिव थे उनको तो परेशानी होनी ही थी। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। 8वें प्रश्न की बात करते हैं, तो कह रहे देवसारी या मान किसे कहा जाता था। ठीक है, तो देखिए, देवसारी या मान जो कहा जाता था वह जनजातीय क्षेत्र में जो लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क होता था ना, उसी को देवसारी या मान कहा जाता था। ठीक है, तो जो जनजातीय क्षेत्र होते थे उसमें लकड़ी लेने के बदले में जो शुल्क देना पड़ता था उसको देवसारी या मान कहा जाता था। 90वें प्रश्न में आते हैं। इसमें कह रहा है कि ब्लैंडोंग डियनस्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो ब्लैंडोंग डियनस्टेन व्यवस्था के संबंध में जो है विचार करना है। तो पहला कथन कह रहा है कि यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया। ठीक है, और इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो गांव वाला जो है लकड़ी ढोने के बदले में जो है भैंसा देगा, वो भी मुफ्त में, उसको उसका शुल्क या भाड़ा कह लीजिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला जो कथन है इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो पहला कथन जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्यों गलत है कि देखिए, भारत जो है वह पूरी तरह से जावा की तरह जो है भारत में डच जो है वह रेल लाइनों के निर्माण के लिए जो है वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू किया। ठीक है, लेकिन पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए जो है श्रम का चाहिए था, है ना। तो उसके बदले गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले जो है लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराए जाने का ऐसा बना लिया गया, शर्त रखा गया। ठीक है, तो ये व्यवस्था भारत में नहीं, जो भारत में तो चल ही रही थी, लेकिन भारत के साथ जो है वह किसमें, तो जावा में किया गया। ठीक है, जो अभी इंडोनेशिया का हिस्सा है जावा, तो वहाँ पे किया गया था। तो इसीलिए ये कथन क्या हो जा रहा है, पहला गलत हो जा रहा है। तो केवल 2 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, आते हैं 10वें प्रश्न में। 10वां कह रहा है कि सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि क्या थे। ठीक है, तो सरना, देवाकुडू, कान, राई इत्यादि जो है ये जनजातीय लोगों के लिए जो है पवित्र बगीचा था। क्या था, तो ये जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। ठीक है, तो वन संरक्षण के लिए जनजातीय लोग इन जंगलों को पवित्र वन मानते थे। ठीक है, 11वां प्रश्न पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्य से मिलान करना है। तो चरवाहा समुदाय और संबंधित तथ्य, तो कह रहा है गोल्ला समुदाय। गोल्ला समुदाय किस तरह का उसका था जीवन यापन। ठीक है,
तो गोल्ला समुदाय जो है वह गाय भैंस पालते थे। ठीक है, तो गोल्ला समुदाय गाय भैंस पालते थे, ये याद रह जाएगा, गोल्ला गाय। ठीक है, तो गोल्ला समुदाय गाय भैंस पालते थे। कुरुमा समुदाय जो है वह भेड़ बकरियां पालते थे। क्या पालते थे? कुरुमा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे। ठीक है, कुरुमा समुदाय जो है वह भेड़ बकरियां पालते थे। और रायका समुदाय जो है वह राजस्थान से संबंधित है, तो ये कथन क्या है? सही है। और धंगर समुदाय जो है वह महाराष्ट्र से संबंधित है, तो ये भी क्या है? सही है। ठीक है, यानी कि सी और डी ये सभी सही हैं। तो BACD है कहीं पे, BACD, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए 12वें प्रश्न पे चलते हैं। 12वां कह रहा है कि प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे। दूसरा कह रहा है कि पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते थे। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है? ये दोनों ही कथन सही लग रहा है ना? ठीक है, तो प्राचीन काल में जो भ्रमणकारी होते थे वो क्या करते थे? अपने अवसरों के, जो व्यापारी भ्रमण करते थे वो तो अपने अवसर की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे कि कहाँ उसको व्यापार मिल जाए। ठीक है, और दूसरा जो पुजारी और तीर्थयात्री होते थे वो ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए जो है दूर दूर तक यात्राएं करते थे। ठीक है, तो दोनों ही कथन इसमें सही हैं। चलिए 13वें प्रश्न पे आते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था। ठीक है, तो कह रहा है क्या क्या जो है वह आदान प्रदान नहीं होता था, इसको याद रखना है। ठीक है, कह रहा है मूल्य एवं मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, कीटाणु एवं बीमारियां। ठीक है, तो कौन कौन से आदान प्रदान नहीं होते थे? ये सारे के सारे आदान प्रदान हो। जब यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ के उन क्षेत्रों का क्या करेंगे? वो मूल्य और मान्यताएं जो हैं उनको देखेंगे, तो थोड़ा बहुत सीखेंगे भी। ठीक है, तो आदान प्रदान होते थे, सिखाते भी थे। हुनर, जो काम करने के तरीके वो इधर जानते थे, स्किल। ठीक है, तो वो नए क्षेत्रों में जा करके उनको सिखाते भी थे या नए क्षेत्रों में जा करके सीख कर भी आते थे। ठीक है, विचार तो आदान प्रदान होते ही थे। आविष्कार, जो वहाँ पे नई चीज़ें हैं वो भी आती थी। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनके आदान प्रदान नहीं होते थे, तो ये सब के सब क्या है? सही हो जाएंगे। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, में किसके महत्व का पता चलता है? ठीक है, तो गोवा के संग्रहालय में जो 9वीं शताब्दी के बाद की एक स्मृति शिला को सुरक्षित रखा गया है, तो उससे कह रहा है किसके महत्व से पता चलता है, किसके महत्व का पता चलता है। ठीक है, तो उससे जो है समुद्री व्यापार के महत्व का पता चलता है। तो ऐसा क्या है उसमें कि समुद्री व्यापार का महत्व का पता चलता है? ठीक है, तो उसमें जो है वह जलपोतों का तस्वीर है। ठीक है, जो जलपोत है यानी कि बड़े बड़े जो जहाज होते थे उस समय के, तो उसके तस्वीर है। तो इससे क्या होते थे कि पता चलता है कि लोग क्या करते थे, समुद्र के द्वारा जो है वह व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, 15वें प्रश्न पे देखते हैं। कह रहा है सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था। दूसरा कह रहा है कि यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था। तीसरा कह रहा है कि यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। चौथा कह रहा है सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी। ठीक है, तो पहला कथन तो गलत लग रहा होगा आपका। ठीक है, सिल्क मार्ग केवल ज़मीनी भूभाग से ही गुजरता था, तो ये कथन तो गलत है। ये समुद्र से भी गुजरता था ताकि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को भी जोड़ सकता था ये। ठीक है, यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था, तो ये तो सरासर गलत है। चूँकि समुद्र से भी जुड़ा हुआ था, तो सिर्फ चीन से नहीं जुड़ा हुआ था, यूरोप से भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, ये कथन सही है। लगभग 15वीं शताब्दी तक जो है यह मार्ग सिल्क रूट जो है वह अस्तित्व में था। सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं इसी मार्ग से, कह रहा है कि एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी, तो ये गलत है। ये यूरोप से एशिया की ओर आती थी सोना चांदी की धातुएं, जो कीमती धातुएं हमारी तरफ से क्या जाती थी, सिल्क और कॉटन कपड़े जो है, मसाले वगैरह सब जाते थे। तो ये कथन भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। उपयुक्त में से कितने कथन जो है, कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन को चुनना है, तो केवल 3 जो है वह क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। केवल 3 इसका सही है। 16 में कह रहा है कि चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक है। ठीक है,
तो चीन की एक गुफा पेंटिंग में कह रहा है कि सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, तो उस गुफा का क्रमांक कितने हैं? तो कौन सी गुफा में जो है सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है? तो गुफा क्रमांक 217 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो चीन का जो गुफा क्रमांक 217 है उसमें जो है सिल्क रूट को दर्शाया गया है। 17 में देखें तो कह रहा है मार्को पोलो की किताब का नाम क्या है? ठीक है, तो मार्को पोलो की किताब का नाम है बुक ऑफ मार्वल्स। तो बुक ऑफ मार्वल्स जो है वह मार्को पोलो का किताब है। ठीक है, बुक ऑफ वेनिस जो है तो बुक ऑफ वेनिस जो है, वेनिस नाम से जो है एक शेक्सपियर का बुक है, तो ये मार्को पोलो का नहीं है। मार्को पोलो जो है ना एक इतालवी लेखक था, और बुक ऑफ मार्वल्स जो है वह मार्को पोलो का लिखा गया बुक है। ठीक है, 18वें प्रश्न पे देखते हैं। कह रहा है कि स्पाघेत्ती क्या है? स्पाघेत्ती क्या है? ठीक है, तो कह रहा है एक प्रकार का मापक यंत्र है, एक प्रकार की खाद्य सामग्री है, एक प्रकार का मादक पदार्थ है, एक प्रकार का नृत्य है। ठीक है, तो स्पाघेत्ती जो है वह एक प्रकार की खाद्य सामग्री है। ठीक है, ये ऐसा माना जाता है कि जो नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचा और वहाँ जो है उन्हीं से स्पैघेत्ती का जन्म हुआ। ठीक है, तो स्पैघेत्ती में एक लंबा पतला ठोस बेलनाकार जो है पास्ता तरह का होता, पास्ता समझ लीजिए, पास्ता के आकार का होता है, और यह जो है पारंपरिक इतालवीय पाक शैली का मुख्य भोजन है। तो स्पैघेत्ती क्या है? एक खाद्य सामग्री है। 19वें प्रश्न में देखते हैं। कह रहे निम्न कथनों पर विचार करें। आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था। वे खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो पहला जो कथन है इसका, आलू, सोयाबीन, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था, ये कथन क्या है? गलत है। ठीक है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो लगभग 500 वर्ष से जो हमारे पूर्वज जिसको हम लोग भारत का मानते हैं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इन पदार्थों का जो उद्भव है ये सब भारत में नहीं हुआ था, सब यूरोप से आया था, और कोलंबस ने जो है ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है, तो आलू अमेरिका से आया है। तो अमेरिका का मतलब सिर्फ अमेरिका देश नहीं होता है। ठीक है ना, अमेरिका का मतलब होता है कौन सा? तो पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका जो कैरेबियन द्वीप समूह है वो सारे के सारे मिला करके। 20वें प्रश्न पे आते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है कि 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली और स्पेनिश मतलब कि अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। तीसरा कह रहा है कि इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी थी। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वह जो है पहला कथन फिर से देखते हैं। कह रहे 16वीं सदी के संदर्भ में ना, तो 16वीं सदी में देखते हैं। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, हमको चुनना क्या है? असत्य कथन चुनना है। ये कथन सही है। ठीक है, तो यूरोपीय सेनाओं ने जो है केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीती थी वो, तो स्पेनिश विजेताओं जो है उसके साथ जो शक्तिशाली हथियार भी होते थे। ठीक है, और इसलिए जो है वह सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। तो केवल सैन्य ताकत के बल पर नहीं, हथियार के बल पर भी क्या करता था? वह अमेरिका को जीता था या किसी क्षेत्र को जीतता था। इस समय कह रहा है अमेरिका में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी थी, तो ये गलत है। देखिए, लाखों साल से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने के कारण जो है अमेरिका के लोगों के शरीर में जो है इन बीमारियों से लड़ने की जो है क्षमता विकसित नहीं हुई थी। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग एरिया में रहते थे। ये बीमारी जो है अमेरिका के उन भागों में भी पहुंच गया था जहां यूरोपियों ने कदम रखा था, क्योंकि ये बीमारी यूरोपियों से ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें पहला कथन सही है और दूसरा तीसरा गलत है। हमको असत्य कथन चुनना है, तो 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा। 21वें प्रश्न पे देखें तो कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया था। ठीक है,
तीन तरह की गतियों के या प्रवाहों का उल्लेख किया है। ये कौन सा है? तो व्यापार, पूंजी और भूमि, ये कह रहे हैं। तो कह रहे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो क्या ये तीनों सही हैं? ठीक है, तो इसमें से जो है 1 और 2 सही है, भूमि नहीं। ठीक है, तो भूमि का प्रवाह नहीं होता, भूमि स्थिर होता है। ठीक है, तो व्यापार, पूंजी और एक चीज़ का जो प्रवाह होता है वो होता है श्रम का। ठीक है, तो उसमें तीसरा जो था वो श्रम था। ठीक है, तो श्रम में लोग क्या करते हैं? काम की तलाश में जो है वह एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या उनको भेजा जाते हैं। ठीक है, और पूंजी तो है ही प्रवाह। व्यापार तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर करते ही थे, तो इसलिए 21वां का उत्तर हो जाएगा 1 और 2। 22वें प्रश्न पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था? तो अपराधी जनजाति अधिनियम जो पारित करता है वो 1871 में पारित करता है। ठीक है, और इस कानून के तहत क्या करता है? जो दस्तकार और व्यापारी चरवाहा समुदाय होता है उसको अपराधी घोषित कर देता है। ठीक है ना, तो जो आदिवासी बहुत सारे समूह को, जो चरवाहा समूह और होता है उसको क्या कर देता है? उस समूहे को पूरा का पूरा क्या कर देता है? अपराधी घोषित कर देता है। तो 1871 में आज़ादी के बाद जो है इसको ख़त्म कर दिया जाता है, इस कानून को। ठीक है, चलिए 23वें प्रश्न पे देखते। कह रहे चारावाही टैक्स के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा। तीसरा कह रहा है कि किसी चारागाह में दाखिल होने से पहले चारावाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि चरवाहों से चारागाह में चरने के लिए प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। ये कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो चरवाही टैक्स जो है अंग्रेज जो है अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए वसूलता था। ठीक है, तो वो क्या करता था? जितना भी ज़मीन, नहर का पानी, नमक, खरीद फरोख्त, जितना भी चीज़ होता था हर चीज़ पर अंग्रेज़ क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। ठीक है, एक एक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। और देश के जितने भी ज़्यादातर चरवाही इलाकों में क्या 19वीं सदी के मध्य से ही जो है चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। शुरू में क्या करते थे? बोली लगाकर जो है ठेकेदारों को टैक्स वसूलों का काम सौंप दिया गया था। ठीक है, तो बोली लगाकर ठेका दे देता था, इसका इतना टैक्स होगा। ठीक है, 1880 के दशक के बाद जो है सरकार अपने कारिंदों के माध्यम से जो है ठेकेदारों से टैक्स वसूलने लगा था। तो इस तरह से दूसरा कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो चारावाहों को पास दिखाकर जो है टैक्स अदा करना पड़ता था, तो ये कथन भी क्या हो जाता है? सही है। ठीक है, तो ये चारावाही टैक्स से संबंधित कानून थे। तो 1 और 3 इसमें सही हैं, 2 गलत हैं। 1 और 3 सही। चारावाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? चारागाहों का स्तर गिरने लगा, जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। ठीक है, तो दोनों ही कथन क्या है? इसमें सही है, क्योंकि चारागाही का स्तर इसलिए गिरने लगा क्योंकि चारावाह जो है चराने नहीं जाने लगे, टैक्स लगता था ना, तो लोग वहाँ जाते थे जहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता था। जानवर जो है बड़ी संख्या में मरने लगा था। ठीक है, क्योंकि उसका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा था। चलिए 25वें प्रश्न पे देखते हैं। कह रहा है कि मासाई लैंड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि यह इथियोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। दूसरा कथन कह रहा है कि औपनिवेशिक ताकतों ने मासाई लैंड का विभाजन कर दिया। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा केवल 2, इसका सही है। अब क्या है देखते हैं। तो देखिए मासाई लैंड जो है वह दक्षिण अफ्रीका का एक हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, उसमें जो है मसाई जो समुदाय थे वहाँ रहते थे वो लोग, और वो उसके जो चारागाह जितने थे उन सारे पर अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और जो छोटे छोटे चारागाह होते थे सारे को उन्होंने कब्जा कर लेता है और उस पर टैक्स वैक्स लगा देता है। तो लोग उस पर जो अपने भेड़ बकरियों पालते थे, वो लोग पालते हैं, तो वो लोग चराने नहीं जा पाते थे। ठीक है, तो इथियोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। तो एक बात कथन क्या है? गलत है। ये कीनिया के आसपास का क्षेत्र होता था।
ठीक है ना। कीनिया के आसपास का क्षेत्र जो है मसालैंड हुआ करता था। औपनिवेशिक तातों ने मसालैंड का विभाजन कर दिया, तो ये सही है। उनको बहुत सारे हिस्सों में विभाजन कर दिया, छोटे छोटे चारागाहों में तब्दील कर दिया, सारे पे कब्जा कर लिया। लगभग 60% हिस्सा जो है उससे छीन लेता है, ठीक है। और उसको क्या करता है, जितने भी लोग थे उन सबको सूखे इलाके में भेज देता है, जहाँ जो है न तो अच्छा बारिश होता है न ही चारागाह रहता है। तो इस तरह का कार्य करता है वो लोग, ठीक है। 26वें प्रश्न में देखते हैं, औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि अमीर और गरीब चारावाहों के बीच मतभेद बढ़ गया। तो दूसरा कथन सही है। पहला कह रहा है कि औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण जो वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के परंपरागत उम्र आधारित संस्था जो है वह पूरी तरह समाप्त हो गई। तो ये पूरी तरह समाप्त नहीं। तो देखिए, मसाइयों की जो मामले होते हैं ना, उसकी देखभाल के लिए अंग्रेज सरकार क्या करता है, एक को बहुत फैसला लेता है जो आगे आने वाले साल में बहुत बड़ा असर करता है। अब असर क्या करता है कि कई मसाए उप समूहों में क्या करता है, वो मुखिया तय कर देता है और सारे कबीलों के सारे मामलों की जिम्मेदारी जो है उस मुखिया को सौंप देता है। इसके बाद उन जितने भी हमले होते हैं और जो भी चीज़ होता है उस पर लड़ाई पर क्या करता है, पाबंदी लगा देता है कि वो किसी तरह का लड़ाई हमला नहीं कर सकता है, ठीक है। इस तरह से क्या करता है, जितने भी वरिष्ठ जन थे और योद्धा होते थे उनकी परंपरागत जो सत्ता होता है उसको कमज़ोर कर देता है, क्योंकि सबको घेर देता है, ठीक है, एक नियम के तहत, कानून के तहत। जो चरवाहे हैं वही सिर्फ अपने ज़िंदगी के लिए जो है, अपने सहारे के लिए जो है वो क्या करते थे, अलग रखता है उस खुद को, ठीक। तो युद्ध और अकाल के समय जो भी होता था, युद्ध और अकाल के दौरान जो है सब कुछ खत्म हो जाता था, क्योंकि कोई तो युद्ध करता नहीं था, युद्ध करना जो है बंद हो गया था, ठीक है। और काम के तलाश में जो है वह दूसरी जगह जा कर के उसको रहना पड़ता था, शरण लेना पड़ता था। तो कई सारा जो है कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगा और कुछ और भी करने लगा, ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा तकदीर अच्छी थी वो सड़क भवन निर्माण में काम मिल जाता था, नहीं तो जंगलों में जो है लकड़ी काटने ये सब का काम मिलता था, ठीक है। इस तरह का जो है वह मसाई समाज जो है वह दो स्तरों में बदल गया। तो जिसको काम मिला वो अमीर बनते गया, जिसको नहीं मिला वो क्या हो गया, कोई गरीब मजदूर चरवाहा रह गया, ठीक है। और भेदभाव पैदा हो गया। तो उम्र आधारित संस्था जो है पूरी तरह समाप्त हो गई थी योद्धाओं की, ठीक है। तो ये पूरी तरह समाप्त नहीं हो गई थी, केवल कमज़ोर हो गए थे, उसको कमज़ोर करके रख दिया गया था, ठीक। चलिए अब 27वें प्रश्न पे चलते हैं। 27वें प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है। पहला स्टेटमेंट है कि प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। तो ये कथन सही है। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, ये भी सही है। नए फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तो इसमें तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। 28वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। तो पहला कह रहा है कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। दूसरा कह रहा है कि कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। तीसरा है कि इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा इसमें भी डी उत्तर होगा, तीनों ही कथन सही है। तो नेपोलियन जो नागरिक संहिता बनाया गया था उसमें जन्म पर आधारित जो है विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि नेपोलियन स्वयं एक क्या थे, सैनिक थे। तो ये कथन सही हो जाएगा। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया था। और संहिता को जो है, नेपोलियन की जो संहिता थी उसको फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जो जितने भी क्षेत्र थे उन सब पे लागू किया गया था। तो तीनों कथन सही है। 29वें प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कह रहा है यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। तो ये कथन सही है। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। तो ये भी कथन सही है। तो दोनों ही कथन इसमें क्या है, सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑस्ट्रिया और हंगरी पर जो है हैब्सबर्ग का शासन हुआ करता था साम्राज्य का। एले क्या थी, ठीक है। तो एले जो है एक कपड़ा नापने का पैमाना होता था, ठीक है। उत्तर हो जाएगा बी।
1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो 1815 के बाद जो है रूढ़िवादी व्यवस्था का जो विशेषता था वो क्या था, तो ये एक राजतंत्र था, ठीक है। चर्च का शासन चलता था नहीं, सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना ये भी गलत था, और चौथा, ठीक है, हाँ राजा था, लेकिन जो राजा कार्य करता था किसके कहने पर, तो चर्च के कहने पर। तो ये दूसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा में क्या कह रहा है, सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। चौथा में क्या कह रहा है, निजी संपत्ति को राज्य का अधीन लाना, तो ये गलत था, क्योंकि चर्च का जो है आधिपत्य हुआ करता था राजतंत्र में, तो निजी संपत्ति को नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि इससे चर्च की लोकप्रियता पे विपरीत असर पड़ता, ठीक है। इसीलिए 1, 2 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। 32वें प्रश्न पे देखें, तो कह रहा है कि जूसेपी मैत्सिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। एक सेकेंड। दूसरा कथन कह रहा है कि उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली, और दूसरा था मार्सई में यंग यूरोप, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वह केवल एक इसका उत्तर होगा, दूसरा कथन गलत है, ठीक है। इटली का जो क्रांतिकारी था जूसेपी मैत्सिनी, उसका जन्म हुआ था 1807 में, ठीक है। 1807 में उसका जन्म हुआ था, और ये जन्म हुआ था उसका जेनोवा में, ठीक है। वह कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था, और 24 साल के युवावस्था में जो है लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया था। उसके बाद जो है वह 2 भूमिगत संगठन का स्थापना करता है, एक तो मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य कहाँ कहाँ होते थे, तो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्य और जर्मन राज्यों में जो है समान विचार रखने वाले जितने भी युवा होते हैं वो उनके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो पहला जो बनाया था वह बर्न में नहीं, मार्सेई में यंग इटली बनाया था, और बर्न में जो है यंग यूरोप बनाया गया था, ठीक है। यंग यूरोप कहाँ बनाया गया था, तो ये बर्न में बनाया था, ये उल्टा दे दिया है। और यंग इटली कहाँ बनाया गया था, तो ये मार्सेई में बनाया गया था, ठीक। चलिए 33 नंबर पे चलते। क्रैमेटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। तो मैटरनिक ने जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे बताया था, तो ये बताया था जूसेपी मैत्सिनी को, ठीक है। किसको, तो जूसेपी मैत्सिनी को जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। चलिए 34 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ था, तो यूनान जो है ऑटोमन साम्राज्य से 1832 में स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। यूनान ऑटोमन साम्राज्य से 1832 में स्वतंत्र हो गया। रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे। रूमानी कलाकार जो है और जितने भी कवि होते थे वो तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की क्या करता, आलोचना करता, उनको ये सब पसंद नहीं आता है, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे, तो ये भी कथन क्या है, सही है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, सी इसका उत्तर हो जाएगा। 36वें प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है कि पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था। तो पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का जो मुख्य स्रोत था वो भाषा था, ठीक है। क्योंकि पोलैंड में जो है रूसी भाषा बोलना नहीं चाहते थे, वहाँ पे पोलिश भाषा बोलना चाहते थे, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए 37वें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे, ठीक है।
दूसरा कह रहा है कि इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। तो तीनों ही कथन क्या है, सही है। 1848 का जो फ्रांस का क्रांति हुआ था उसमें जो है इस क्रांति के पीछे मुख्य क्या थे, आर्थिक कारण जिम्मेदार थे, क्योंकि समाज में बहुत वर्ग बन गए थे। ठीक है, इस क्रांति के पश्चात जो है 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया था। ठीक है, राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर ना काम के अधिकार की गारंटी दी गई थी। ठीक है, तो इसमें तीनों ही कथन क्या है, सही। 38वें प्रश्न पे देखें तो इसमें कह रहा है कि सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1848 में। ठीक है, इसमें फ्रैंकफर्ट जो है संसद का बनाया गया था नेशनल असेंबली के नाम पे। तो ये हो जाएगा 1848। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि ऑटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया है। ठीक है, तो ये कथन गलत है। 7 वर्ष के दौरान प्रसा, डेनमार्क और फ्रांस के से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो ये भी कथन क्या है, सही है, गलत है। ठीक है, तो दोनों ही कथन क्या है, इसका गलत है। अब कैसे गलत है, देखिए, राष्ट्रवादी भावनाएं जर्मन लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो है आ गई थी उस समय पे, जब 1848 में जो है जर्मन महासंघ का जो है कई इलाकों में जोड़ करके एक क्या किया गया था, एक संसद बना दिया गया था। ठीक है, मगर जो राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल हुई थी, जिसमें राजशाही और फौज की ताकत जो है मिलकर जो है उसको क्या कर दिया गया था, दबा दिया गया था। और राष्ट्रवादी ताकतों को दबाने में जो है वहाँ के जो भूमिगत जो भूस्वामी थे, बड़े बड़े जो जमींदार थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा समर्थन किया था। ठीक है, उसके बाद जो है प्रसा जो है वह क्या करता है, नेतृत्व संभालता है आंदोलन का एकीकरण करने का। ठीक है, और वो कहाँ के थे, तो प्रसा के जो है बिस्मार्क जो है इसका जनक हो जाता है। तो प्रसा की सेना के और नौकरशाही की मदद लेता है कौन, बिस्मार्क। तो पहला कथन तो इसलिए गलत हो जाता है, बिस्मार्क जो है वह प्रसा की मदद लेता है, न कि ऑस्ट्रिया की। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। 7 वर्ष के दौरान प्रसा, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो ऑस्ट्रिया की जीत नहीं हुई थी उसमें। ठीक है ना, प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद लेता है। और 7 वर्ष के दौरान जो है वो क्या होता है, तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत, प्रसा को क्या मिलता है, जीत मिलता है, क्योंकि लड़ कौन रहा था, तो प्रसा लड़ रहा था। ठीक है, इसलिए दोनों ही कथन क्या है, गलत हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। चलिए अब चलते हैं 40 नंबर पे। 40वें प्रश्न में कह रहा है कि इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन को चयन करें। तो इटली के एकीकरण के संबंध में जो है पहला कथन दिया हुआ है कि जूसेपी मैत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि मंत्री प्रमुख कावूर, काउंट कावूर, जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया पिडमाउंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ था। ठीक है, तो ये किसको हराया था, इतालवी राज्यों को जोड़ करके। ठीक है, और सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुएल जो है वह द्वितीय पर आ गया था। ठीक है ना, तो जो कावूर था उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के जो आंदोलन था उसको नेतृत्व किया था। ठीक है, न कि वो क्या था, क्रांतिकारी था। तो इसमें क्या कह रहे हैं, तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जूसेपी गैरिबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। तो ये कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो 1 और 3 इसमें जो है वो सही होंगे, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 41 पे चलते हैं। आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो आयरलैंड को ब्रिटेन में जो है वह 1801 में जो है वह सम्मिलित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला था, पहला कथन कह रहा है कि इसमें करों में वृद्धि की गई। ठीक है, सही है। ये खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, ये भी सही है। सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, ये भी सही है। तो तीनों ही कथन इसमें क्या है, सही है।
रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो कह रहा है कि भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था। ठीक है, तो ये कथन तो सही है। दूसरा कह रहा है कि गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया, ये गलत है। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था, नहीं अनलिमिटेड टाइम तक, तो ये भी गलत हो जाएगा। जनता द्वारा रैलियां और हड़ताल पर इस कानून का विरोध किया गया, तो ये भी गलत है। रॉलेट, एक मिनट, ये सही है। ठीक है ना, 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया था, तो ये सही है। राजनीतिक कैदियों को असत्य कथन चुनना है, ठीक है, सत्य नहीं। ठीक है, तो राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक जो है बिना मुकदमा चलाए बंद रखने का अधिकार मिल गया था, तो ये भी सही है। जनता द्वारा रैलियां हड़ताल कर इस कानून का विरोध किया गया, तो ये भी सही है। तो ये उत्तर जो है गलत है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह ए ही हो जाएगा। ठीक है ना, भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया गया था। चौवालीसवें प्रश्न पर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। तो खिलाफत समिति का गठन जो है वह बम्बई में किया गया था 1919 में। ठीक है, जो पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, और उस समय जो है अफवाहें फैल गया था कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता, जिसको खलीफा कहा जाता था, उसका जो है क्या होगा, उस पर थोपी जाएगी, शांति प्रस्ताव जो है उस पर थोपी जाएगी और खलीफा को हटा लिया जाएगा। तो उसी को रक्षा करने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए जो है मार्च 1919 में जो है खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ठीक है, 45वें प्रश्न में कह रहा है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी। तो हिंद स्वराज लिखी गई थी 1909 में लिखी गई थी। ठीक ना, हिंद स्वराज कब लिखी जाती है, तो 1909 में लिखी जाती है। उसी में गांधी जी ने कहा था क्या, कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेगा तो साल भर के भीतर जो है ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। 46वें प्रश्न में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्गों ने की थी। ठीक है, तो सत्य कथन को इसमें चुना है, तो ये कथन सही हो जाएंगे। सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया, ये गलत है। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसमें क्या है, सही है। ठीक है, 47वें प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि अवध किसान सभा के गठन से संबंधित, अवध किसान सभा कह रहा है कि इसका गठन अक्टूबर 1920 में हुआ था, तो ये कथन क्या है, सही है। अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था, अक्टूबर में। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ, तो ये भी सही है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों ही कथन क्या है, इसमें सही है। चलिए अब चलते हैं हम लोग किसमें, तो 48 नंबर में। इसमें कह रहा है कि गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुडेम विद्रोह कह रहा है, यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। यह विद्रोह जो है वह आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ी में प्रारंभ होता है, न कि कर्नाटक के। कहाँ प्रारंभ होता है, तो ये आंध्र प्रदेश में। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, तो ये सही है। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 इसका क्या है, सही उत्तर होगा, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा 48 का। चलिए 49 में चलते हैं। स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है,
CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे। ये कथन सही है। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई भारतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, तो ये भी सही है। स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था, ये भी सही है। ये पहला ऑप्शन जो है गलत है और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन के पश्चात जो है राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन तो करता है, लेकिन फरवरी 1922 में ही जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। ठीक है, क्योंकि गांधी जी को लगता था क्या कि नेता जो है अभी हिंसक हो जाते हैं तो उनको और प्रशिक्षण की ज़रूरत है। ठीक है, तो 49 का ये हो गया, ये उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है ना। चलिए 50 में चलते हैं। करें कि साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला करें, ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। ठीक है, उस समय कौन थे, लिबरल सरकार थी, तो ये गलत हो जाएगा। लिबरल सरकार उस समय नहीं थी, टोरी सरकार थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था, उसके बारे में सुझाव देने थे, तो ये कथन सही हो जाएंगे। भारत में इसके विरोध को देखते हुए उस समय के जो वायसराय थे इरविन, उसको जो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान कर देता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है। तो 2 और 3 इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, 51 पे आते हैं। 51 में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ जो हस्ताक्षर किया था वो किया था कब, तो 5 मार्च 1931 को। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने उस पर हस्ताक्षर किया था। 52 में कह रहा है कि भारा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कह रहा है कि यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे, ठीक है, उसके द्वारा किया गया था, तो ये कथन सही है। ठीक, जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया था, तो ये भी कथन क्या है, सही है। ठीक है, तीसरा में कह रहा है कि कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया, ये गलत है, कांग्रेस ने खुलकर इसका समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 53 पर। कह रहे कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया। तो फिक्की का गठन किया जाता है कब, 1927 में। ठीक है, 54वें प्रश्न आते हैं। इसमें कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन कह रहा है कि गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। ठीक है, ये कथन सही है, गांधी जी का आह्वान किया तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है, ये गलत कथन है। ठीक है, कांग्रेस औरतों की महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। ठीक है, तो सही है, ये तीनों ही कथन सही है। देखिए, गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना और अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। तो इसी के आधार पर जो है कांग्रेस जो है वह औरतों को महत्वपूर्ण भूमिका देने से हिचकिचाती थी। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित या दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है, तो ये किया था 1930 में। 56वें प्रश्न कह रहा है कि सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया। तो ये किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, 57 में कह रहा है कि उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में विचार करना है। तो पहला कथन कह रहा है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे, तो ये गलत कथन है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था।
ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है। 1 मिनट, असत्य कथन कह रहा है ना चुनने के लिए, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि हरा, पीला और लाल रंग थे स्वदेशी आंदोलन के दौरान में, और 21 तक जो है गांधी जी ने भी किया था, चुन लिया था, जिसमें सफ़ेद, हरा और लाल था। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही हैं, तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं होंगे। ठीक है, 57 की बात करते, कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये किस बैठक में पारित हुआ था, ये हुआ था वर्धा बैठक में। ठीक है, किसमें, तो वर्धा के बैठक में जो है ये पारित हुआ था। इंक्विजिशन क्या थी, यह जो है एक रोमन कैथोलिक संस्था थी, इंक्विजिशन। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। 60 की बात करते हैं, अरे छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा। तो यह कहा था किसने, तो लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने कहा था। ठीक है, कालक्रम का निर्धारण करें, तो इसमें देखते हैं कि प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार हुआ, ऑफसेट का प्रेस का निर्माण हुआ, बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण हुआ। ठीक है, तो प्रेस का निर्माण धातु से हुआ, तो ये पहले आया, उसके बाद बेलनाकार प्रेस आया, उसके बाद ऑफसेट प्रेस का निर्माण हुआ, उसके बाद बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण हुआ। तो 1 2 3 4। ठीक है, 62वें प्रश्न पे देखें, तो इसमें कह रहा है कि तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो ये कब प्रकाशित हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था आपको 1810 में। ठीक है, तो पहला जो मुद्रित पुस्तक प्रकाशित हुआ था ये 1810 में प्रकाशित हुआ था। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी, तो स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी थी, राम चड्डा ने लिखी थी। ठीक है, किसने, तो राम चड्डा ने लिखी थी। मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कि मेसोपोटामियाई लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे, तो ये कथन सही है। उनकी अक्कादी भाषा का स्थान कीलाकार सुमेरियन भाषा ने ले ली, तो ये गलत है। ठीक है, उसमें जो है अक्कादी भाषा का स्थान जो है कीलाकार सुमेरियन भाषा नहीं लेता है, तो सुमेरियन भाषा का ही स्थान अक्कादी भाषा लेता है। ठीक है, तो कीलाकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर या व्यंजन की तरह होता था, जिस कारण उनकी भाषा पढ़ी जा सकती थी। ठीक है, तो ये भी गलत है, वो अंग्रेजी के चिन्ह भाषा के समान नहीं होती थी। ठीक है, तो केवल एक इसका उत्तर हो जाएगा। 65 पे आते हैं, इसमें कह रहा है मेसोपोटामियाई समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, ये सही है। पिता परिवार का मुखिया होता था, ये भी सही है। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि पुत्रों को मिलते थे, ये भी सही है। ठीक है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। पोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी। ठीक है, ये सही है। इसी तरह मोहनजोदड़ो की ही तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी, तो ये भी सही है। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आती थी, तो ये गलत है, खिड़की से आती थी। ठीक है, 1 और 2 इसका क्या हो जाएगा, अच्छा 1 सेकेंड। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2 असत्य कथन, क्योंकि यही है। ठीक है, तो कमरों के अंदर रोशनी जो है वह खिड़की से नहीं बल्कि किससे आता था, तो आंगन से आता था। ठीक है ना, चलिए 66 हो गया, 67 पे चलते हैं। रोमन समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि एकल परिवार का चलन था, फिर से वही क्वेश्चन है। अच्छा चलिए, एकल परिवार का चलन था। ठीक है, तो ये गलत है। पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार होता था, दूसरा क्या है, सही हो जाएगा।
पति पत्नी को अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था। ठीक है, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 3, इसमें तीनों ही क्या है, सही है। 68 पे देखते हैं, कह रहा है कि जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सही है। रोमन साम्राज्य में जो है गेहूं, अंगूरी शराब, जैतून का तेल जो है मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा था, और भूमध्य सागर के आसपास पानी की तरह आसपास जो है पानी की शक्ति की तरह जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इटली की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। तो 1 और 3 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत कथन का चयन करें। 69 में कह रहा है कि रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, तो ये कथन सही है। चुनना हमको क्या है, असत्य है। पहली शताब्दी के पश्चात दासों के स्थान पर भाड़े की मजदूरों को प्राथमिकता दी गई, ये भी सही है। रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया, ये कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। प्रथम शताब्दी में ग्रामीण ऋणग्रस्तता रोमन साम्राज्य में व्याप्त थी। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। मंगोलों में संबंधित यास क्या थी। ठीक है, तो ये क्या था, तो मंगोल जनजाति की परंपरा प्रथाओं का संकलन था यास। ठीक है, अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए, तो भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। और ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 72 में कह रहा है गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था, तो गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कैरेबियाई देश में भेजा जाता था। ठीक है, 73 की बात करें कि 18वीं सदी के अंत के देशों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी थी। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी थी, ये भी सही है। ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी थी, तो ये गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 इसमें क्या है, सत्य कथन है। 74 में कह रहा है औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ठीक है, तो ये गलत है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया था, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कोई भी कथन इसमें सही नहीं है। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। गिल्ड क्या था, ठीक है, तो गिल्ड क्या था, उत्पादकों का संगठन था। गिल्ड किसको कहा जाता था, तो उत्पादकों के संगठन को गिल्ड कहा जाता था। 76 में बात करें तो इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। सूती उद्योग और रेल निर्माण ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ब्रिटेन का कपास उद्योग जो है 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, ये सही है। ठीक है, तो केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 77 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई थी, ये गलत हो जाएगा। 1830 का जो मंदी आया था उसमें 75% तक पहुंच गई थी। बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था, ये भी सही है।
तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 78 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि उपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संबंध में विचार करना। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था, तो ये सही है। तो पश्चिमी तट पर जो है ये यदि भारत है तो ये हमारा पश्चिमी तट हुआ, तो यहीं से जो है लाल सागर और खाड़ी देशों से जुड़ा हुआ था। यहीं पर है अरब सागर है, ये सब, ये अफ्रीका है ना, यहाँ मेडागास्कर हो गया, इस तरीके से जुड़ा हुआ था। तो ये खाड़ी और लाल सागर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इधर जहाँ से भारत द्वारा जो है पश्चिमोत्तर में जो है वह निर्यात किया जाता था। भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम, बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये भी क्या है, सही है। तो इसका दोनों उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था? तो ये लाहौर अधिवेशन में जो है आधिकारिक रूप से मान लिया था। ठीक है, 80वें प्रश्न पे यदि बात करें कि अगर ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था, तो ये 1944 में हुआ था। ब्रेटन वुड्स समझौता जो है 1944 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। 81, अब जो है यहाँ से करंट अफेयर्स की जो है वह 20 करंट अफेयर्स का सवाल है, चलिए उसको देखते हैं। कह रहा है कि वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में विचार करना है। कह रहा है इसे भारत ने लॉन्च किया है, ये सही है, इसको जो है वह भारत ने लॉन्च किया। गठबंधन जो है वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने, महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमों में निवेश करने पर जोर देता है, ये भी सही है। विश्व आर्थिक मंच गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है, ये भी सही है। ठीक है, तीनों ही कथन क्या है, सही है। मत्स्य पालन समिति जो है वो कॉफी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? ठीक है, तो ये किस किस करती है? तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन की सहायिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये खाद्य एवं कृषि संगठन के सहायता संस्था के रूप में कार्य करती है। 83वें प्रश्न पे बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये कथन सही है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम जो है वह उद्देश्य जो है बोइंग और भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करना भी है, नहीं है, गलत है। तो केवल एक इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 84 पे। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर, जिसको गर्भगृह टावर, नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है। ठीक है, स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर, ठीक है ना, तो ये कथन क्या है, सही है। नागर शैली के ये विशेषता है। नागर मंदिरों पर आमतौर पर बड़े पैमाने पर भित्ति चित्र और पेंटिंग पाए जाते हैं, नहीं। चालुक्य वंश के शासन के दौरान वास्तुकला की नागर शैली अपने चरम पर पहुंच गई थी, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, वास्तुकला की नागर शैली में जो है गर्भगृह हमेशा जो है ऊंचे शिखर पर होता है, और मंदिर का जो है प्रमुख वास्तुशिल्प की विशेषता यही है। ठीक है, शिखर को देवता के निवास के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है वह ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सारे डिजाइन बनाए जाते हैं। नागर शैली में जो है भित्ति चित्र के बजाय जो है इस पर जो है मूर्ति कला का अलंकरण जो है इसकी विशेषता पाए जाते हैं। काफ़ी सारे मूर्ति जो है इस पर उकेरे जाते हैं। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा जो प्रचलित रही थी वो चालुक्य वंश के दौरान नहीं, गुप्त वंश के दौरान।
चौथी शताब्दी में गुप्त वंश के दौरान जो है नागर शैली वास्तुकला जो है बहुत ही प्रचलित रही थी। ठीक है, नागर शैली में गर्भगृह हमेशा ऊंचे शिखर पर स्थित होता था, ये सही है। तो 1 और 4 इसमें सही हो जाएंगे। 85 की बात करें तो कह रहा है कि चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो पहला कह रहा है यह पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर स्थित है। तो चंदका दमपारा वन्यजीव जो है वह कहाँ स्थित है, तो देखिए ये उड़ीसा में स्थित है। तो पूर्वी घाट के पूर्वी छोर हुआ ना उड़ीसा, तो ये उड़ीसा में है। ठीक है, यह अभयारण्य ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, ये गलत है। यह जो अभयारण्य है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डोंगरिया कोंद आदिवासी समुदाय के लिए यह क्या है, अभयारण्य जुड़ा हुआ है और उसी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मूसी नदी अभयारण्य से होकर बहती है, ये गलत हो जाएगा। इस अभयारण्य से होकर के मूसी नदी नहीं बहती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी जो है वह चंदका दमपारा अभयारण्य से होकर के बहती है, ब्राह्मणी नदी। ठीक है, डोंगरिया कोंद आदिवासी चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ है, तो ये सही है। तो 1 और 4 क्या हो जाएंगे, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 86 की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के गुरुवयूर मंदिर में देखी जाती है। ठीक है, तो गुरुवयूर मंदिर में जो देखी जाती है वह द्रविड़ शैली की देखी जाती है। ठीक है, केरल का जो त्रिशूर जिला है, त्रिशूर जिला, उसमें यह दिया गया है। ठीक है, स्थित है गुरुवयूर मंदिर। 87 की बात करें तो भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित यानी उचित होगा इसमें निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है। ठीक है, तो भूमि प्रबंधन पहला करेगा भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी जीआईएस, कार्टोग्राफिक सूचना प्रणाली, रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली को जो है सबसे व्यापक और उचित निर्णय लेने के लिए माना जाता है, जीआईएस। ठीक है, 88 की बात कर लेते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा जो है वह डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 किस उद्देश्य को पूरा करती है, मछली पकड़ने वाली नौकाओं को आपातकालीन संदेश भेजता है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 89 की बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और बड़े डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों का चल रहा परिवर्तन है। ठीक है, तो ये तो कुछ सही हो जाएगा। कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति C4IR की स्थापना की गई है, ये गलत है। विश्व बैंक के द्वारा नहीं की गई है, ये की गई है WEF के द्वारा, WEF विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो केवल 1 इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले 12 से 22 में पूर्वोत्तर मानसून में बारिश में 10% से अधिक की कह रहा है वृद्धि हुई है। ठीक है, ये कथन सही है। उत्तर पूर्वी मानसून के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियाँ और अब दबाव अधिक बार बनते देखे गए हैं, ये भी क्या है, सही है। ठीक है, इसी के कारण से जो है वहाँ वर्षा में तेजी आई है, वृद्धि आई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन सही है और 2 इसकी सही, 2 जो है इसकी सही व्याख्या करता है। 91 की बात करें तो इसमें कह रहा है भारत और फ्रांस संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। पहला कह रहा है कि मालाबार भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, गलत है। ठीक है, मालाबार अभ्यास में जो है भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की जो है नौसेना शामिल होती है, तो ये गलत हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया। ठीक है, ये सही है।
दोनों देशों ने अवैध असूचित अनियमित मछली पकड़ने में सहयोग किया, ये भी सही है। तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। 92 की बात करें कि वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करती हैं। ठीक है, तो जमीनी स्तर पर जो धुंध के निर्माण में योगदान करती है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 93 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए संकेतक प्रजाति माना जाता है। ठीक है, तो उनकी उपस्थिति जो है एक संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि यह सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। दूसरा कह रहा है कि यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है। डोंडा और तत्परा लिंगती यानी कि सराप लिंगती चू, ठीक है, लुंगनाक नदी जिसको कहा जाता है, इसकी 2 सहायक नदियां हैं। तो किस नदी की बात किया जा रहा है ये, तो ये बात किया जा रहा है जास्कर नदी की। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ए। संसद सदस्य निम्नलिखित क्षेत्र विकास संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में विचार करना है। तो करेंगे MPLAD मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट योजना के तहत धनराशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा सूचीबद्ध विशिष्ट परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ई साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे MPLAD फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करना है। तो ये उत्तर सही है, बी इसका सही है। तो केवल B2 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। 96 की बात करें, चलिए 96 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो CCI का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे कायम रखना है। ठीक है, ये कथन सही हो जाएगा। CCI में कह रहा है कि विभिन्न उद्योग निकायों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ये गलत है। इसके पास जांच करने और बाजार में हेरफेर में सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है। तो ये कथन सही है, 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को ग्लोबल साउथ, ठीक है, से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है। ये में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसके बाद कह रहा है कि यूनेस्को, इसके बाद कह रहा है कि WHO और UNDP। तो UNDP जो है वह इसके लिए जो है वह सही संगठन है। ठीक है, चलिए 98 की बात करते हैं। 3 प्रश्न और रह गए हैं इसमें। किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 AMRUT परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो ये सोलापुर में किया है। ठीक है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी। तो ये की जाएगी किस में, तो सरयू नदी में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 100 प्रश्नों का संकलन था इस टेस्ट 3 में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले टेस्ट में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, और उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।